यदि 29 मार्च से युक्ति गायब थी तो युक्ति के घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? यदि 23 लोगों ने मिलकर ये गैंग किया है तो विक्टिम के बॉडी पर कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल क्यों नहीं है? और यदि 6 दिनों तक युक्ति के साथ कंटिन्यूस गैंग हो रहा था तो ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव कैसे थी? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल एक्यूज्ड के फैमिली वालों के हैं। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ पूरे 144 घंटे यानी 6 दिनों तक 6 अलग अलग कैफ़े और 3 होटलों में नशे की हालत में किया गया, वो भी 23 लोगों के द्वारा। जैसे जैसे पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो इस केस में नए नए पहलू जुड़ने लगे। ट्रैफिकिंग, पॉर्न वीडियो प्रोडक्शन, ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट शेयरिंग। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस कमिश्नर को एसआईटी बिठानी पड़ी इस केस की सतह तक जाने के लिए। आज की इस वीडियो में इस केस का एक सिंपल और डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रियलिटी क्या है। युक्ति की उम्र 19 साल थी और वो वाराणसी की रहने वाली थी। युक्ति वाराणसी की किसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके पापा एक ट्रक ड्राइवर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। 29 मार्च का एक आम सा दिन था। युक्ति अपनी माँ को कहती है कि वो बुक्स लेने के लिए मार्केट जा रही है और वो कुछ ही देरों में वापस आ जाएगी। 2 घंटे बीतते हैं, 4 घंटे बीतते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ की बेचैनी बढ़ने लगी। फ़ोन किया लेकिन फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ। आस पड़ोस यार दोस्त हर जगह पूछ लिया लेकिन युक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिला। इतना ढूंढने के बाद जब उनका मन जवाब दे गया तो वो पुलिस स्टेशन गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। पुलिस वालों ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि युक्ति जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद वो गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह युक्ति को ढूंढते रहे लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल हो जाती है लेकिन युक्ति का कोई भी अता पता नहीं चलता। इन दिनों वो पुलिस स्टेशन सैकड़ों बार जा चुके थे लेकिन उनको हमेशा यही सुनने को मिलता कि युक्ति जल्द ही मिल जाएगी, आप घबराए ना। 4 अप्रैल को पुलिस स्टेशन से युक्ति के घर वालों के पास एक कॉल आती है कि युक्ति मिल चुकी है। ये सुनते ही उनके सांस में सांस आती है और वो दौड़े भागे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को युक्ति रोड साइड बहुत बुरे हालत में मिली थी। युक्ति को पुलिस वालों ने एक रूम में बिठा रखा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे नशे के ओवरडोज दिए गए हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। युक्ति के पापा को लगा कि चलो अब युक्ति मिल तो गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। 4 से लेकर 5 अप्रैल तक युक्ति को होश नहीं आया। हालांकि वो बीच में थोड़ा बहुत जगती और जोर जोर से चिल्लाती और वापस बेहोश हो जाती। लेकिन 6 तारीख को युक्ति को होश आती है और वो घर के मेल्स को देखकर डर जाती है। लोग सोचते हैं कि ये तो फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो वो मेल्स को देखकर इतना डर क्यों रही है। तो फिर सारे मेल्स को बाहर किया जाता है। युक्ति की मम्मी युक्ति से पूछती है कि बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और वो कहानी सुनते ही युक्ति के फैमिली वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। युक्ति ने बताया कि उसे 6 दिनों तक नशे करवाए गए और उसे जब जब होश आता उसे लगता कोई उसका शोषण कर रहा है। उसने बताया कि उसके साथ गैंग हुआ है, वो भी 23 लोगों के द्वारा 6 दिनों तक। जब युक्ति बुक्स लेने मार्केट जा रही थी तो उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है जो उसका कॉलेज फ्रेंड था, राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा उसे कैफ़े जाने को ऑफ़र करता है, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, और युक्ति इस चीज़ को मान लेती है। जब पुलिस ने राज को अरेस्ट किया तो पता चला कि ये सब तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग था। पूरी कहानी तो एक सेट से जुड़ी हुई है जहाँ लड़कियों को बुलाया जाता, उसका बनाया जाता और उसे उन लोगों को बेचा जाता जो इन्हें देखना पसंद करते हैं। और इस रैकेट का मास्टरमाइंड था अनमोल गुप्ता, और ये जो कैफ़े थी वो भी अनमोल गुप्ता की ही थी। और राज विश्वकर्मा युक्ति को इस कैफ़े में यही सारी चीज़ें करवाने के लिए लाया था। अनमोल गुप्ता जो पहले एक चाउमीन का ठेला लगाया करता था एंड अब उसके पास अपने खुद के कॉन्टिनेंटल कैफ़े है और इसी कैफ़े में ये सारी चीज़ें होती है। युक्ति को वहाँ बुलाया जाता है, उसे ड्रग्स के ओवरडोज दिए जाते हैं और उसके साथ वहाँ रहता है।
युक्ति का कहना था कि जब जब उसे होश आता तो वो देखती कि अगल बगल उसके ढेर सारे लोग हैं। उनमें से कुछ लोग तो उसके कॉलेज के थे और कुछ लोगों को वो नहीं जानती थी। राज ये सारे काम करके उस कैफे से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसके दो और दोस्त मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करके आ रहे हो। तो वो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त कहता है कि मुझे भी उस रूम में ले चलो। एंड फिर ये दोनों लोग मिलकर युक्ति के साथ यही सारी चीज़ें करने लगते हैं। असल में होता यह है कि राज विश्वकर्मा ने अनमोल गुप्ता से कुछ पैसे ले रखे थे और वो पैसे उसे नहीं लौटा पा रहा था। तो अनमोल गुप्ता ने राज के सामने एक डील रखी कि तुम एक लड़की को यहाँ फंसा कर लेकर आओ, उसके साथ और उसकी पौंह आकर लोगों को बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा। और ऐसा नहीं था कि इस रैकेट में सिर्फ दो ही लोग हैं, इसमें कई सारे नाम जुड़े हुए हैं। सोहेल खान जो उसका एक एक्टिव फ्रेंड था, साजिद खान जो एक कपड़े की दुकान चलाता था, आयुष सिंह जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, समीर एक कार मैकेनिक था, इमरान खान ये 12th पास था और यही सारी वीडियोस और फोटोज शूट किया करता था, दानिश अली ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को ट्रैप करता और उन्हें इन कमरों तक लाता और ये सारे कामों को अंजाम देता, सबीर आलम उसकी भी कपड़े की दुकान थी। अभी मैंने जितने भी नाम लिए ये सभी ड्रग्स और नशे के आदी थे और इन पर बहुत कर्ज भी था। तो हो सकता है वो लोग इसी कारणों से इन सब कामों को अंजाम देते थे। 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक युक्ति को वाराणसी के अलग अलग कैफ़ेज़, अलग अलग होटल में उसके साथ ये चीज़ें होती रही, वो भी बुरी और नशे की ओवरडोज में। जब पुलिस ने अनमोल गुप्ता का फ़ोन चेक किया तो उसमें 4000 से भी ज़्यादा पॉर्न वीडियोज़ और फोटोज़ दिखी जो अलग अलग लड़कियों के थे। ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि खुद जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आए हुए थे तो उन्होंने इस केस के रिगार्डिंग ऑफिशियल से जानकारी ली और इस केस को अच्छे से सॉल्व करने को कहा। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है, जब युक्ति पुलिस वालों को मिल गई थी तो उन्होंने युक्ति का मेडिकल क्यों नहीं करवाया और एक्यूज्ड के भी मेडिकल क्यों नहीं करवाए? क्योंकि यदि इन दोनों के मेडिकल सैंपल मैच हो जाते तो ये केस वहीं पर क्लोज हो जाता और ये चीज़ प्रूव हो जाती कि आखिर रियलिटी क्या है। अब ये तो इस केस की एक डिटेल एनालिसिस थी कि आखिरकार हुआ क्या था। अभी मैंने आपको जो भी सुनाया है वो न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियोस से लिया गया है, लेकिन इस केस का एक और पहलू है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये घटना सच में हुई थी। एंड अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो एक्यूज्ड के फैमिली द्वारा लगाए गए एलिगेशंस है। पहला, यदि युक्ति को नशे दिए गए थे तो 31 तारीख और 2 तारीख को अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव कैसी थी, जिसमें खुद दानिश अली दिख रहा है जिसका नाम मैंने पहले भी लिया था। और दूसरा, वो 31 मार्च को अपने फ्रेंड के घर सवई भी खाने गई थी ईद में, वो भी अच्छे हालत में। तीसरा, जो ये कैफ़े था अनमोल गुप्ता का, उसके पापा का कहना है कि उसके पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें युक्ति अच्छे से आते हुए भी दिख रही है और अच्छे से जाते हुए भी दिख रही है। चौथा, यदि लड़की के साथ ये गैंग तो उसके बॉडी पर कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल या फिर इंजरी क्यों नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ ओपिनियन ये है, यदि वो लड़की ड्रग के ओवरडोज में थी तो स्ट्रगल करने की तो बात आती ही नहीं, वो तो एक अनकॉन्शियस स्टेट में होती वहाँ। बट अभी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि एक्यूज सही है या फिर विक्टिम सही है। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और जो भी अपडेट आएंगे मैं उसे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।